वेलकम टू द न्यू चैप्टर। अभी हम लेने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ स्टैंडर्ड एट्थ गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स चैप्टर 12 इंडस्ट्रीज़। थोड़ा पहले हम थोड़ा जनरल बता देते हैं आपको। जनरल में ये है कि आ, जैसे आपको पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीन टाइप के काम होते हैं दुनिया में। प्राइमरी में आ जाता है जैसे एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में आ जाता है इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे फैक्ट्री से कुछ चीज़ बनती है, और टर्शरी में आ जाता है सर्विस इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीज़ को प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी सेक्टर में जब वो जाती है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो जब वो इकोनॉमी ग्रो करके प्राइमरी सेक्टर से लेके सेकेंडरी सेक्टर तक जाती है तो काफ़ी ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब वो टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में भी जाती है और सर्विस सेक्टर में भी वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाती है तो इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि G20, G10, G7, G5 में अभी इंडिया G5 में भी पहुंच गया है, यानी कि वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में पहुंच गया है इंडिया। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कष्ट सहे हैं हमने भी इंडिया में, लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे हैं, बहुत मेहनत लगी है उसमें। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत अहम योगदान होता है इंडिया को आगे ऊपर की तरफ ले जाने में। अभी तो हम फ़िलहाल इंडिया के नज़रिए से देख रहे हैं, इंडिविजुअल के नज़रिए से नहीं देख रहे, क्योंकि इंडिविजुअल का भी इसमें बहुत योगदान होता है। अगर इंडिविजुअल्स का योगदान ना हो तो कंट्री का योगदान नहीं हो सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और उससे कंट्री की तरक्की होती है। हर इंडिविजुअल जब अपने लिए करता है और अपने समाज के लिए करता है और अपने कंट्री के लिए करता है, तब जाके इंडिया के लिए कुछ होता है। और वही जैसे इंडिया और अलग अलग कंट्रीज़ सारे जब मिलते हैं तो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, पूरी मैनकाइंड के लिए होता है। तो अभी हम इंडस्ट्रीज़ पर आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सामान का प्रोडक्शन होता है। अब मैन जैसे इवॉल्व कर रहा है वैसे वैसे मैन का इवोल्यूशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है। जब मैन शुरू में काम करता था तो क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद में उसने पत्थर की खोज करी, फिर पत्थर से उसने इम्प्लीमेंट्स बनाए, फिर उसने स्टोन एज में आ गया। स्टोन एज से वो थोड़ा और उसने तरक्की करी, तो वो फिर व्हील वगैरह बनाया, फिर व्हील बैरो बनाया, इस तरीके से तरक्की करता गया। उसने आग ढूंढी, आग में खाना बनाया। चाहे गलती से कोई चीज़ मिली, चाहे उसने इन्वेंट करी, जैसे भी करा, लेकिन तरक्की होती गई, डेवलपमेंट होती गई। और जैसे जैसे आदमी की नीड्स बढ़ती गई, अब मेरे को शायद आदमी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कई लोग ऑफेंड समझेंगे, तो इंसान बोलना चाहिए शायद, लेकिन कभी ऐसी गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड ऑल्सो। तो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, उसकी नीड्स बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके इंडस्ट्री का मतलब भी बदलता गया, वैसे वैसे हर चीज़ का मतलब बदलता गया, हर चीज़ में इवोल्यूशन हुआ, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में ही नहीं। आज से कई साल पहले आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज़ बहुत इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्री थी। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ी सी इंडस्ट्री थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी की नीड बढ़ी वैसे वैसे इंडस्ट्री में ने भी और तरक्की करी और उस तरीके के गुड्स
बनाने शुरू करें जैसे आदमी को चाहिए थे, जैसे इंसान को चाहिए थे बल्कि कहना चाहिए। तो वो आज से कुछ साल बाद में अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें इंडस्ट्री के बारे में या इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में टोटली डिफरेंट होंगी। आज जो मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है या जो अपकमिंग या जो इमर्जिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, वो आज से 10 साल बाद इमर्जिंग इंडस्ट्री ना हो और कुछ और इमर्जिंग इंडस्ट्री हो। तो चलिए अभी हम इंडस्ट्रीज़ पर आते हैं। इन द मीन टाइम आप लोगों को मेरे पहले वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करा होगा, लाइक और शेयर भी करा होगा, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स इसका भरपूर लाभ, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम इंडस्ट्रीज़ पर आते हैं। इंडस्ट्री एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के साथ एसोसिएटेड है। ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है वो साथ में अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज। तो जब तक देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी होती है जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है आपकी, खाने से रिलेटेड। फिर जैसे आपने कॉटन उगाई, कॉटन से आपने कपड़ा बनाया, तो कपड़ा बनाने के लिए आपने कॉटन को आपने वो कॉटन को का पहले धागा बनाया, तो उसमें वैल्यू एडिशन करी, उसमें आपने लेबर लगाई, उसमें सर्विस दिया, उसमें कॉटन के धागे से आपने फिर उसको कपड़ा बनाया, हैंडलूम पे, पावर लूम पे, किसी भी चीज़ पे। अब पुराने ज़माने में अगर हम आ जाएं तो हैंडलूम जो था, हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम, दैट वाज द बेस्ट इंडस्ट्री। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे जैसे मैन ने इवोल्यूट करा, तो इवोल्यूशन करा उस तरीके से वो हैंडलूम से पावरलूम आ गया, तो इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आगे और बढ़ गया। यही मैं आपको पहले बता रहा था कि मैन के रिक्वायरमेंट, यानी कि इंसान के, मैनकाइंड के रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे जैसे मैनकाइंड इवोल्यूट करता है, वैसे वैसे हर चीज़ का वो बढ़ जाता है। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन आ जाता है कि आपने क्या वैल्यू ऐड किया। आपने रुई से धागा बनाया तो वैल्यू एडिशन हुआ, और धागे से आपने कपड़ा बनाया, उसमें आपकी लेबर लगी, सब कुछ लगा। वैसे अगर आप मिनरल्स को ले लें तो आपने ज़मीन खोद के उसमें से आयरन और निकाला, वहीं आपने कोयला भी निकाला, कोल, आपने मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, ऐसे सब बहुत सारे मेटल्स निकाले। उस मेटल को आपने पिघलाया, उसको प्योरीफाई किया, कोल जलाया, ब्लास्ट फर्नेस में डाला, उसको प्योरीफाई करा, उसमें से आयरन और में से आयरन निकला, आयरन में से आपने और एडिशंस करे और एलॉयज़ मिक्स करे, जैसे कोबाल्ट, जिंक, कॉपर से करके, तो आपका स्टील बन गया। स्टील से आपने रेलवे लाइन बिछाए, आपने घर बनाए, आपने घरों की बिल्डिंग के अंदर जो सरिये होते हैं, टॉर जिसको आप बोलते हो, वो डाले, आपने ब्रिजेस बनाए, आपने बहुत कुछ करा, आपने स्टेडियम्स बनाए। तो इस तरीके से अब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स भी आती हैं, माइनिंग भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे अगर हम आते हैं कि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है, तो मिनरल्स जैसे होते हैं तो उससे इंडस्ट्रियल गुड्स बनते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री से में क्या होता है, उसमें कोई गुड्स नहीं बनता, उसमें सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। कोई मिनरल से ऊपर से ही निकल आते हैं, कोई मिनरल पत्थरों में से निकलते हैं, कोई मिनरल ज़मीन के अंदर दूर अंदर जाके मिलते हैं, जैसे कोयला हो गया, और कुछ ऊपर में ही मिल जाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है फ्रॉम द अर्थ, इसको भी एक माइनिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट,
इंडस्ट्री का जनरल मीनिंग जो है वो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। द जनरल मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री is the fruit or result of any work, activity, labor used by man for his needs। तो जब भी आदमी किसी इंसान किसी भी जनरल चीज़ पे किसी पे काम करता है और उसके ऊपर काम करता है, लेबर लगाता है, वर्क करता है, एक्टिविटी करता है, तो उसके नतीजे से, उसके फ्रूट से, उसके रिज़ल्ट से जो उत्पत्ति होती है, जो प्रोडक्ट निकलता है, उसको ये सारे प्रोसेस को जो इंसान के काम आता है, उसके अलग अलग नीड्स के काम आता है, इस सारी प्रक्रिया को, इस सारे प्रोसेस को इंडस्ट्री कहा जाता है। एंशियंट टाइम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडीक्राफ्ट ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। जैसे जैसे मैन का इवोल्यूशन हुआ, इंसान का इवोल्यूशन हुआ, मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे उसका टर्म और इंक्रीज़ होता गया और बड़ा होता गया, और मशीन्स आ गई। और मशीन्स आ गई तो जैसे आपको बताया था मैंने कि हैंडीक्राफ्ट से, यानी कि हैंडलूम से पावरलूम हो गया, और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्योरिटी, उसकी फाइननेस और बढ़ती गई, और ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता गया, आदमी भी बढ़ते गए, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, और मास प्रोडक्शन की ज़रूरत थी तो मास प्रोडक्शन भी होने लग गया। जैसे जैसे मशीन्स का स्टैंडर्ड बढ़ता गया, वैसे वैसे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी बढ़ता गया। तो एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती हैं? सबसे पहले एक्टिविटी होता है कि टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल को बटोरा जाता है, फिर उसका फॉर्म चेंज करके उसको कोई नया फॉर्म दिया जाता है, जिससे वो आदमी को, इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका यूज़ बढ़ जाता है, उसका लाइफ बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट उसको बना के, जिस तरीके की मार्केट में ज़रूरत है, जिस तरह के कंज्यूमर की डिमांड है, उस तरह से उसको बना के मार्केट में दिया जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्री है। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री में आता है कि एक्टिविटी विच changes the form of any raw material by mechanical aid and increases its usefulness। जिस तरह से आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें भी डेफिनेशन का बहुत महत्व था, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन का बहुत महत्व है। तो एक बार हम वापस बोल देते हैं इसको। एक्टिविटी विच चेंजेस द फॉर्म ऑफ एनी रॉ मटेरियल बाय मैकेनिकल एड एंड इंक्रीजेस इट्स यूजफुलनेस। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो कई तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, और जैसे जैसे मैन का इवोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन के फॉर्म्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल इस बुक के अनुसार आपको 4 फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री का है। सेकंड जो है वो साइज़ बेस्ड है। थर्ड जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड है। फोर्थ जो है वो ओनरशिप बेस्ड है। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं, नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री। तो अगर हम रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री के तौर पे हम क्लासिफाई करें, तो रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्री के तौर पे अगर क्लासिफाई करते हैं तो एक हो गया एनिमल हस्बेंड्री, फिर डेयरी। एनिमल हस्बेंड्री में आ गया जो आप गाय बैल पालते हैं दूध के लिए, या मुर्गियाँ पालते हैं अंडों के लिए, या उसके चिकन बना के खाने के लिए, भेड़ बकरी पालते हैं उसकी ऊन के लिए और उसको खाने के लिए भी। वैसे ही मीट इंडस्ट्री हुई, वुड इंडस्ट्री हुई, वूल इंडस्ट्री हुई, फिशरीज़ यानी कि मछलियाँ, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से भी बहुत कुछ आता है, ब्रीडिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री ब्रीडिंग, सिल्क वर्म ब्रीडिंग, सिल्क बनाने के लिए बी ब्रीडिंग, हनी,
यानी कि मधु बनाने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, हम लेते हैं साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। ये वो क्लासिफिकेशन है जो इंडस्ट्री के साइज़ के अनुसार लिया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है कॉटेज इंडस्ट्री। ये जनरली एक फैमिली के मेंबर्स ही रन कर लेते हैं। उनके पास सिंपल इम्प्लीमेंट्स होते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह से वीविंग हो गया, खादी, पापड़ मेकिंग, खाखरा मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, बैम्बू के से उसके ऊपर कुछ काम किया, उसका फर्नीचर बनाया, उसका कोई आर्टिफैक्ट्स बनाया, आर्ट के आइटम बनाए, चटाई ये सब बनाया, या पर्दे जैसा उसका बनाया, तो वो सब हो गया। फिर आता है नेक्स्ट साइज बेस में माइक्रो इंडस्ट्री। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख से कम लगता है, लेस देन 25 लाख। ये फुल्ली लेबर इंटेंसिव होता है। जिस तरह से आर्टिस्टिक चीज़ें बनाना, यूज़फुल थिंग्स मेड ऑफ मेटल, लेदर, सॉयल, मिट्टी के चीज़ें, लेदर की चीज़ें, मेटल की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम होते हैं। थर्ड आ जाता है इस क्लासिफिकेशन में, साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है इसमें फ्रॉम 25 लाख टू 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये भी लेबर इंटेंसिव होते हैं। इसमें प्रोडक्शन मेथड भी यूज़ होता है। गुड्स प्रोड्यूस्ड जो होते हैं वो आगे हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्लीमेंट्स बनाना, यानी कि टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाना, मेंडिंग ऑफ व्हीकल्स, जो आपका गाड़ियाँ ठीक करना। फिर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग यूज़फुल थिंग्स, कुछ यूज़फुल आइटम्स बनाना। नेक्स्ट आता है मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़। इसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का रहता है। ये भी लेबर इंटेंसिव रहते हैं, लेकिन साथ में कैपिटल इंटेंसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ साइजेबल कैपिटल होता है। इसमें जैसे मशीन्स बनाना, कलर्स बनाना, केमिकल्स बनाना, इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट्स बनाना, ये सब टाइप के इंडस्ट्री आ जाती है। नेक्स्ट आता है, फिफ्थ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के ऊपर जाता है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप इन्वेस्ट करिए। तो दीज आर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे इम्प्लीमेंट्स बनाना, हैवी व्हीकल्स बनाना, आयरन एंड स्टील बनाना, इस तरीके की जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है वो ज़्यादातर इसमें आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। तो ये अभी हमने आपको देखा साइज बेस्ड इंडस्ट्री। हम आपको वापस एक बार रिवाइज करा देते हैं। साइज बेस्ड इंडस्ट्री में आता है कॉटेज इंडस्ट्री, फिर माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन जो है वो है रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें हमारा प्राइम क्लासिफिकेशन का मीडियम जो है वो आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस टाइप का है उसके बेसिस पे हमारा ये सारा क्लासिफिकेशन होएगा। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर, फूड में जैसे कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल, मतलब जो एग्रीकल्चर के थ्रू निकल रहा है। जैसे कॉटन एग्रीकल्चर के थ्रू निकलता है, फूड का कुछ भी बनाना है तो फूड भी एग्रीकल्चर से ही निकलता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल एनिमल रहेगा, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, लेदर, इस टाइप की इंडस्ट्री आ जाएगी। फिर आता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल जो है वो पानी से या मेरीन लाइफ से, ओशन से, सी से निकलेगा। तो इसमें फ़िश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गया। मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी और ओशन,
उसका प्रोसेसिंग करना। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो फॉरेस्ट से निकलेगा। फॉरेस्ट से जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गया। नेक्स्ट आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल जो है मिनरल से निकलेगा, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो ओनरशिप बेस्ड है, कि मालिक कौन है इंडस्ट्री का, उसके ऊपर से बेस किया जाता है। तो इसमें आ जाते हैं हम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत हैवी लगेगा, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। वो इंडस्ट्री आगे बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ को फीड करेगी और बहुत सारी और इंडस्ट्रीज से सामान लेगी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को फीड करेगी। तो इसमें दीज आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव और बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, इसके लिए ये इंडिविजुअल्स नहीं लगा पाते थे। तो ये पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोप्लेन्स बनाता है। आजकल जैसे आप जानते हो कि इंडिया में तेजस बन रहा है, इंडिया के डीआरडीओ ने और इंडिया के साइंटिस्ट ने मिलकर तेजस बनाया है। तो तेजस आजकल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बन रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन आजकल के हिसाब से जो टॉप चीज़ जो बन रही है वो तेजस है। फिर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जितने भी इंडिया में स्टील प्लांट्स हैं, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, टाटा का जो टिस्को है वो प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन उसके अलावा जो है वो बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, इस तरह से जितने भी स्टील प्लांट्स हैं वो सारे के सारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं, सेल के। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। किसी में उन्होंने रशिया के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, किसी में जर्मनी के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, किसी में किसी और कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, और वो स्टील बनाते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है और बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे इसमें काम होता है, तभी ये सक्सेसफुल होते हैं। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो होता है वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रन करता है। जैसे कि टिस्को हो गया, जैसे हमने आपको अभी बताया कि स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में टिस्को है, यानी कि टाटा का टिस्को। तो टिस्को जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, सेल गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में आता है। और इसमें जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये भी प्राइवेट सेक्टर में आता है। तो इसका जो मालिक है वो या तो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, शेयर होल्डर्स हैं। तो उसके अनुसार पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है वो बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं। जो उसके रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी ओनर हो सकते हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं वो भी ओनर हो सकते हैं, और दोनों भी ओनर हो सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर वर्कर दोनों के दोनों भी ओनर हो सकते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आपके साथ डेली आपकी नीड्स में ये सेक्टर काम आता है। आप जिन घरों में रहते हो वहाँ पे भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपने सुना होगा। फिर जो आप दूध पीते हो वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर का प्रोड्यूस होता है। कम से कम अगर आप अमूल का दूध पी रहे हो तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर का है, सुमुल का दूध पी रहे हो तो वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर का है, मदर डेयरी का दूध पी रहे हो तो वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर का है। इस तरीके से हर एरिया में अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर के मिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं। और सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसर्स ही नहीं, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें बहुत सारे और टाइप के लोग भी, और टाइप की इंडस्ट्री भी होती है, वो भी इसमें आती है। फिर जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिल के आते हैं और एक इंडस्ट्री बनाते हैं। मतलब
प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ पार्टनरशिप करते हैं आप, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो इंडिया में है वो है मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के पार्टनरशिप होके ये इंडस्ट्री चल रही है, कार्स बना रहे हैं ये लोग। मारुति मारुति सुजुकी। तो ये तो हो गए 4 फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार आपको वापस बता दें 4 फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे। एक तो हो गया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2 साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, मीट, इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स किसके, कौन से नेचुरल रिसोर्स के बेस पे वो इंडस्ट्री चल रही है, वो हो गया। दूसरा हो गया साइज बेस्ड, जैसे कॉटेज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड क्लासिफिकेशन हमने लिया रॉ मटेरियल बेस्ड, जैसे एग्रो, एनिमल, मेरीन, फॉरेस्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फोर्थ क्लासिफिकेशन हमने लिया ओनरशिप बेस्ड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। अभी हम आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या रहता है। आप लोगों को ये वीडियो तो पसंद आ ही रहा होगा, मेरे को पूरा भरोसा है। आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि आपके सारे फ्रेंड्स इसका भरपूर फ़ायदा उठा सके। इंडस्ट्री कहाँ पे लगती है। चलिए अगर हम यहाँ से काफ़ी साल पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चले जाते हैं तो सिविलाइजेशन कहाँ पे चालू होती थी। थोड़ा सा आपको आपका दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और कुछ नहीं। ज़्यादातर सिविलाइजेशन जो हुई है वो हुई है किसी रिवर बैंक के ऊपर या पोर्ट सिटीज़ के ऊपर, जहाँ से ट्रेड, कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन, साथ में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सब कुछ होते हैं। आदमी की सेटलमेंट वहीं पर होती है और जहाँ पे आदमी की सेटलमेंट होती है वहाँ पर ज़्यादातर मार्केट होती है। तो मार्केट यहाँ पर हो गई, फिर साथ में आपको एक दो चीज़ें और मिल गई सेटलमेंट के अनुसार, वो होती है कि रिवर्स या फिर पोर्ट्स। तो आप इंपोर्ट कर सकते हो या आपको वाटर रिसोर्स मिल जाती है या वाटरवेज मिल जाते हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी बाय रोड एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन और कुछ चीज़ें भी ज़रूरत होती है एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वो होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, पावर चाहिए, फिर कैपिटल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए और मार्केट चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री लगाने के लिए। लैंड क्यों चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। रॉ मटेरियल से जो चीज़ बनानी है वो बनेगा। वाटर एक प्रोसेस करने के लिए चीज़ चाहिए। लेबर, जो लेबर काम करेगी। पावर यानी कि जो एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कोल हो, चाहे हीट हो, कुछ भी हो, किसी टाइप की भी पावर हो, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको। कैपिटल यानी कि पैसा। फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि कहीं से सामान आएगा और कहीं पे सामान जाएगा। रॉ मटेरियल आएंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का मीन्स भी होना चाहिए वहाँ पे। आदमी भी आएंगे जाएंगे जो आदमी काम करते हैं। मार्केट, जहाँ पे आप वो सामान यूज़ होएगा, जहाँ पे आप वो सामान बेचोगे और जहाँ पे वो सामान यूज़ होएगा। कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेंगे उसको। तो गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसी रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर होएंगी वहीं पर आपकी इंडस्ट्री आएगी। इसके संदर्भ में गवर्नमेंट ने भी कुछ कुछ प्रावधान करे हैं। गवर्नमेंट encourages इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। कई जगह पे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के अलावा उसको अफोर्डेबल रेट्स पे प्रोवाइड करती है। लोअर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी लोअर करवा देती है। कुछ सब्सिडी देती है कॉस्ट में, कुछ और चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको टैक्स की बेनिफिट देंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें
गवर्नमेंट करती है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। इसी तरीके से कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी गवर्नमेंट ने करा हुआ है इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना बेनिफिट देती है तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं। कई एरियाज़ में गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे ये एरिया पिछड़ा हुआ है तो इसको डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कुछ बेनिफिट्स देते हैं, कुछ सब्सिडीज़ देते हैं, कुछ और टाइप के इनकरेजमेंट देते हैं ताकि लोग यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएं। तो industries developed with providing incentives or established economically backward areas. Industrialization leads to development and growth of cities and towns. इंडस्ट्रीज के साथ सिटीज़ एंड टाउन्स का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, साथ में ह्यूमन मैनकाइंड का भी होता है, साथ में ह्यूमन मैनकाइंड का अपलिफ्टमेंट होता है इकोनॉमिकली और तरक्की भी होती है। तो इस तरीके से अब कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स पे हम आते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स ओनली व्हेन, जब बहुत टाइप की इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप होती है, बहुत टाइप की इंडस्ट्री वहाँ पे लगती है। Only when many types of industries are situated where some or all of these factors are easily available, जो मैंने आपको ऊपर फैक्टर्स बताए वो सब easily available होते हैं, तो उसका बेनिफिट मल्टीप्लायर इफेक्ट में बढ़ता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द होल वर्ल्ड आर, ये अब आपको इधर देखना पड़ेगा मैप में, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आ गया, फिर ईस्टर्न एशिया आ गया, फिर टेम्परेट जोन आ गया, क्लोज टू सी पोर्ट, नियर कोल फील्ड्स। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस करती है। अभी हम आते हैं इंडिया में। इंडिया में मुंबई पे के आसपास मुंबई पुणे क्लस्टर में बहुत इंडस्ट्री है। बैंगलोर तमिलनाडु रीजन में बहुत इंडस्ट्री है। हुगली रीजन में बहुत इंडस्ट्री है। अहमदाबाद वडोदरा रीजन में काफ़ी इंडस्ट्री है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट यानी कि बिहार, वो सब एरिया में भी बहुत इंडस्ट्री है, बिहार झारखंड में। विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन में, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन में। साउथ में जाएं तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम, ये क्लस्टर में भी बहुत इंडस्ट्री है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है। ये ओल्ड, फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दोनों आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ऐतिहासिक तौर से बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी जाती है। ये ज़्यादातर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में है। इंडिया आप इस तरीके से देखिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में है। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा है ये। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लस कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ओल्ड टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं और मतलब ऐतिहासिक तौर से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और पुराने ज़माने से आज तक इनकी इम्पोर्टेंस बरकरार है। और ये बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये कहा जाता था कि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री अब नए ज़माने की इंडस्ट्री आप कह सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बाद में और एक इंडस्ट्री आती है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ जाता है, जैसे यूएसए हो गया, यूएसए में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली, और इंडिया में बेंगलुरु। तो ये अभी हम इसमें देखते हैं तो इंडिया कहाँ कहाँ फिगर कर रहा है। इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं फिगर करता है, हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन एंड स्टील बनता है, उसकी माइनिंग भी होती है और बनता भी है, लेकिन वर्ल्ड प्रोमिनेंस में इंडिया नहीं है। अभी भी आयरन एंड स्टील के मामले में इंडिया नहीं है। लेकिन कॉटन एंड टेक्सटाइल मामले में इंडिया की प्रोमिनेंस है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया की प्रोमिनेंस है। ठीक है, तो आउट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 2 में इंडिया की प्रोमिनेंस है आज की तारीख में।